नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जाना केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का हल, बद्रीनाथ के लिए मांगा प्लान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ली शपथ, मैं स्थानीय उत्पाद खरीदूंगा, उसका प्रचार करूंगा। खर्च कम करने के लिए सरकार ने नियमित नियुक्तियों और शाही खर्च पर रोक, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जारी किए आदेश। केदारनाथ यात्रा खोलने को लेकर विरोध, यात्रा खोलने के विरोध में उतरे तीर्थ पुरोहित, यात्रा को 30 जून के बाद खोलने की मांग। और लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, उत्तराखंड में सामने आए 25 नए कोरोना पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या हुई 1562। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 12 और 13 जून को होगी भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को मंजूरी दी गई। देहरादून शहर में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के सहयोग से रोपवे प्रणाली की डीपीआर तैयार की जा रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश एवं नेपाली फार्म विधानसभा कॉरिडोर में मेट्रो लाइट के निर्माण के साथ ही हरिद्वार शहर में पीआरटी के निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया। प्रदेश में सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना संकट छाया हुआ है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जो सराहनीय है। जिस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने 2020 को पहले रोजगार वर्ष घोषित किया और अब राज्य में सभी सरकारी विभागों में 1 साल तक के लिए सभी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर राज्य के बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। माननी पड़ेगी और प्रेजेंट ऑफ माइंड भी अच्छा है। निश्चित रूप से एक कोरोना महामारी के कारण पूरे देश पर क्या पूरे विश्व पर संकट आया, पूरे देश की क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हुई। और उसी क्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे माननीय विधायकगणों और अन्य जो भी हमारे राज्य के लाभ प्राप्त करने वाले लोग थे, सब ने अपने खर्चों में स्वस्फूर्त कटौती की है। इसी कड़ी में जो हमारे ये कर्मचारी बंधु हैं, इनके भी उसमें कटौती की गई है और ये समय की मांग है। ये कोई किसी का मन नहीं था कि वेतन में कटौती की जाती, लेकिन राजकोष की स्थिति को देखते हुए ये किया जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्थिति सुधरेगी। उनको थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस समय उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक समय मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा संकट है। अगर कुछ कटौतियां हुई तो उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में उसे समझना चाहिए। सितारगंज और नानकमत्ता विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव दमखम के साथ लड़ेगी। इसको लेकर नगर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की गई। कार्यकर्ताओं को क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत जनाधार मिल सके, इसके लिए चर्चा की गई। तो इसमें डिस्कशन हुआ है बूथ प्रभारी को लेके किस को प्रभारी बनाया जाएगा। जहाँ जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम जाएंगे घर घर। और दूसरा भी सोशल मीडिया प्रभारी यहाँ पे बनाया गया है वैसा पुष्पेंद्र जी को, और इनको सोशल मीडिया और मीडिया की दोनों की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें क्योंकि अभी एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं हो सकती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसलिए हम कम करके घर घर जाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके पास जाएंगे और अभी भीड़ भाड़ कर नहीं सकते हैं, मीटिंग हो नहीं सकती बहुत बड़ी। विधानसभा में आगामी चुनाव को लेके, बूथ गठन को लेके आज ये चर्चा की गई है। तो हम लोग आज सितारगंज और नानकमत्ता विधानसभा के प्रभारी और हमारी कोर टीम बैठी थी, जिसमें हमने सितारगंज विधानसभा के लिए प्रभारी भी नियुक्त किया है श्री पुष्पेंद्र कुमार जी को, और नानकमत्ता में आगे बूथ संरचना को लेकर चर्चा की गई है। और अगले 1-2 दिन में हम नानकमत्ता के प्रभारियों की भी घोषणा करेंगे, नानकमत्ता की सोशल मीडिया प्रभारी की। और इस बार हमारी पार्टी चुनाव में जा रही है। 2022 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता को एक विकल्प देंगे, क्योंकि आज तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था।
उसकी मजबूरी थी या तो वो बीजेपी को चुने या कांग्रेस को चुने। इस बार पहली बार जनता को विकल्प मिलेगा। उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश की जनता और देश के लोग कहीं न कहीं असमंजस में हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुई देवस्थानम बोर्ड की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि चारधाम की यात्रा के लिए 3 जिलों के स्थानीय लोग धामों के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का मानना है कि अभी तक पूरी तरह से बंद रही चारधाम यात्रा पर होटल, रहने खाने और तमाम व्यवसायीकरण बंद पड़े हैं, जिसके चलते आसपास के जिले में रहने वाले लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट है। वहीं अब सरकार भी यात्रा को पूर्ण रूप से चलने का फैसला कर चुकी है। जल्द ही अब प्रदेश के बाहर के यात्रियों को चारधाम लाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। ऑल वेदर रोड अभी कंप्लीट हो नहीं पाई, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो लैंडस्लाइड के पैसेज हैं, माना आप नेशनल हाईवे 58 देख लीजिए, ऋषिकेश से बद्रीनाथ, हरिद्वार से बद्रीनाथ, वो वाले उस पे ही, या आपका ये वाला नेशनल हाईवे ऋषिकेश से उत्तरकाशी गंगोत्री वाला, तो ये दोनों नेशनल हाईवेज पे आपका लैंडस्लाइड के पैसेज ज़्यादा हैं। और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं, उससे एक बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यात्रा तो अभी शुरू हुई है, विद इन स्टेट, विद इन डिस्ट्रिक्ट, बल्कि मैं कहूँगा। फिर अब स्टेट में करेंगे, फिर आगे आने वाले समय में निर्णय लेंगे। कुछ जो चारधाम की रोड बन रही थी उनका समय भी एक्सटेंड हुआ है। ये सब चीज़ें देखिए साथ साथ चलेगी। अब इस समय कोरोना काल में जो दिक्कतें हैं उनका समाधान निकलने में इसी रूप में समय लगता रहेगा, समीक्षा होती रहेगी और निर्णय होते रहेंगे। चारधाम यात्रा में सरकार तो कोई निर्णय नहीं ले पाई। सरकार ने पहले कहा था कि 8 तारीख से जो है चारधाम यात्रा संचालित होगी, उसके बाद सरकार बैक फुट पे आ गई। देवस्थानम श्राइन बोर्ड को आपने कहा कि आप तय करो, और उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा तो होगी, लेकिन उसमें मात्र 3 जनपद के लोग जो है सम्मिलित हो सकते हैं। ये कैसी व्यवस्था है भाई? उत्तराखंड में बढ़ता कोरोना का कहर, वहीं सरकार की चारधाम यात्रा पूरी कराने को लेकर एक पहल, और 22 जून से उत्तराखंड में दस्तक देने वाला है मानसून। तो कहीं ना कहीं कोरोना और मानसून एक बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के सामने बनी हुई है। अब देखना होगा ये यात्रा आम जनमानस के लिए कितनी सुरक्षित और सुगम होगी। कैमरामैन लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने विकास भवन सभागार पौड़ी में जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने जनपद के बंद हुए स्कूलों को आजीविका संवर्धन समूहों को देने को कहा है, जिससे स्वरोजगार स्थापित करने वाले इच्छुक लोगों को जिनके पास जगह का अभाव है, उन्हें भी अपनी स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जा सके। केदार जी हां, प्रधानमंत्री नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की नदियों में हो रहे अनियंत्रित मशीनों द्वारा खनन के खिलाफ दायर हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश के पर्वतीय और भाभर क्षेत्र में नदियों पर हो रहे जबरदस्त अवैध खनन तथा पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार की खनन नियंत्रण और खनन के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण और मॉनिटरिंग गाइडलाइंस 2016 और 2020 का राज्य में अनुपालन न किए जाने और इसके खिलाफ सरकार ने मशीनों द्वारा खनन के लिए अनुमति देने को लेकर गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव खनन निदेशक, खनिकर्म प्रबंधन निदेशक उत्तराखंड, वन विभाग निगम आयुक्त कुमाऊं, आयुक्त गढ़वाल, जिलाधिकारी पौड़ी, जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी नैनीताल, जिलाधिकारी यूएस नगर को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर 3 सप्ताह में शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए। पूरे प्रदेश में जो नदियों में अनरेगुलेटेड और अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रही है, इस विषय पर कोर्ट ने आज नोटिस जारी किए हैं और सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसमें ये विषय है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस हैं और मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट गाइडलाइन है, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस नहीं हो रहा है और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी और रिप्लेनिशमेंट स्टडी नहीं हो रही रिवर्स की, जिसके बारे में कोर्ट ने 3 सप्ताह में सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी बॉडीज और राज्य सरकार की अथॉरिटीज को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
बागेश्वर में कोरोना संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए नगर के सभी वार्डों के लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर पालिका तापमान चेक करेगी। इसी क्रम में पालिका के सभी कर्मचारियों, उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के सभी कर्मचारियों और बिलौना वार्ड के ग्रामीणों की टेस्टिंग की गई। नैनीताल हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिए हैं कि कोई भी स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चों से जबरन फीस नहीं मांगेगा और सभी प्राइवेट स्कूल अपनी मांगों का प्रत्यावेदन बनाकर राज्य सरकार को देंगे, जिस पर राज्य सरकार 1 सप्ताह के भीतर यह फैसला करेगी कि क्या अभिभावकों से फीस ली जा सकती है या नहीं। कोर्ट ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा 12 मई को दिए गए फैसले के आधार पर कोई भी प्राइवेट स्कूल तब तक अभिभावकों से फीस नहीं मांगेगा जब तक राज्य सरकार फीस लेने के आदेश ना दे। स्कूल फीस को लेकर कुंवर जपेंद्र सिंह अन्य द्वारा आयोजित की गई जनहित याचिका और स्कूलों के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार के शासनादेश 2 मई और अप्रैल 2020 के अन्य विभिन्न शासनादेशों को लेकर स्कूलों द्वारा भी इंडिविजुअल याचिकाएं आयोजित की गई थी, उन अंतिम रूप से सभी याचिकाओं को ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने निस्तारित कर दिया है। साथ ही साथ ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो 12 मई का अंतरिम आदेश था जिसमें पेरेंट्स के फेवर में जो पहले पारित किया गया था, वो जब तक सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन उसमें कोई फाइनल डिसीजन ले तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। हल्द्वानी का सोवन सिंह जीना बेस चिकित्सालय आम गरीब आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से हाईटेक हो चुका है। जिलाधिकारी के प्रयासों से बेस चिकित्सालय में आईसीयू और एचडीयू स्थापित हो चुके हैं। इनमें आधुनिकतम उपकरण भी लगाकर सफल परीक्षण किया गया। उत्तराखंड प्रदेश में महिला कल्याण और बाल विकास, पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। महिलाओं को आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जाएं और कोरोना काल के योगदान को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति की सूची इस माह के अंत तक प्रस्ताव दिया जाए। आज एक समीक्षा बैठक ली गई है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की, जिसमें अब तक में हमारे विभाग के माध्यम से जो केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को, गर्भधात्री महिला को अथवा जो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के हमारे बच्चे हैं उनको जो कोई भी सुविधाएं हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों से देते थे, तो वो इस कोरोना पीरियड में हम कितना हम उनको योजनाओं से हम लाभान्वित कर पाए उसकी समीक्षा की गई है। तो पाया गया है कि हमने आंगनबाड़ी केंद्र चूंकि इस समय तो बंद है, लेकिन कार्यकर्तियों ने बड़े ही परिश्रम के साथ में कोरोना वॉरियर्स की तरह भूमिका निभाते हुए हर लाभार्थी तक THR पहुंचाया है। नवनियुक्त कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह हृग्यांकी द्वारा पदग्रहण करने के बाद पहली बार नगर युक्त भ्रमण किया, जहां अरविंद सिंह हृग्यांकी ने नगर में पूर्व क्षतिग्रस्त लोअर मॉल रोड, पंत मार्ग, बैंड स्टैंड, बोट हाउस, क्लब आदि का निरीक्षण किया और कहा कि लॉकडाउन खुलने के साथ ही टूरिज्म एक्टिविटी भी खुल गई है, जिसके बाद सरोवर नगरी में पर्यटकों की आमद शुरू हो जाएगी। ऐसे में नगर में स्वच्छता, आवागमन के लिए सड़कों और पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर PWD, नगर पालिका नैनीताल, जिला विकास प्राधिकरण रोजाना सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे झील में सफाई बनी रहे।
नगर पालिका प्राधिकरण उन अधिकारियों के साथ मैं एक बार राउंड लगा रहा था, तो अभी कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे, जैसे अभी आप जहाँ पे हम खड़े हैं, लोअर माल रोड, इसके धसाव को कैसे और रोका जाए, इसको कैसे, जो एक्सटेंडिंग वर्क 2018 में हुआ था उसमें और क्या इस बार कुछ और करने की जरूरत है शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन का भी काम अलग से चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म वाले में हमको कुछ न कुछ तरीका काम शुरू कराना है, इसीलिए देखने आए थे क्या किया जा सकता है। सिविल नगर पालिका ईओ को बोला गया है कि भाई पूरी साफ सफाई कराएं, लेके डेली बेसिस पे दिन रात एक बोट में आदमी घूमता रहे सफाई वाला, जहाँ भी कूड़ा कचरा दिखे वो सफाई हो जाए। प्राधिकरण कुछ प्रोजेक्ट्स अभी पार्किंग के डेवलप करेगा, जिसके लिए लैंड आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। डोईवाला में कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने गांव-गांव मांगों को लेकर अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि जीवनवाला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के लिए मनरेगा में 100 दिन की जगह 200 दिन काम देने की मांग की गई। साथ ही श्रमिक कार्ड डोईवाला में ही बनाने के साथ हर श्रमिक को आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद की मांग की गई। राजीव गांधी पंचायत संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित उनियाल की अगुवाई में मांगों के अभियान की शुरुआत की गई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में प्रवासियों के आने से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलौर कस्बे में दूसरा कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक विगत 26 मई को दिल्ली से वापस लौटा था, जिसकी सैंपलिंग नारसन बॉर्डर पर की गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने युवक को आइसोलेट कर दिया। उसके बाद उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। वहीं मलकापुर मोहल्ले की गलियों को सीज करने में जुट गया है, जिसमें लगभग 1200 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। सीज करने पहुंची तहसीलदार ने कहा कि सीज मोहल्ले में होम डिलीवरी की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे लोगों को कोई समस्या न हो सके। उसमें उस व्यक्ति को कल ही आइसोलेट कर दिया गया था। इसमें सीलिंग कराई गई है, पर कुछ हमें लग रहा है कि कुछ और आवश्यकता है जिन जिन जगहों पे सीलिंग कराने की, तो वहाँ हम करवा दे रहे हैं।
ताकि ऐसा है कि हमारा मेन मुद्दा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी को, जो कोरोना बीमारी है, इसको फैलने से रोका जाए। इसीलिए आज हम भी आए, हमने मेडिकल टीम भी बुला दी है। सीमांत खटीमा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सागवन के 26 लट्ठे एक खाली प्लाट से जब्त किए हैं। वहीं मामले की जांच के लिए खटीमा पहुंचे कुमाऊं महाप्रबंधक वन निगम रमेश चंद्र ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस प्रकरण में डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वन विभाग ने नितिन और गुरमेक सिंह नाम के 2 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सागौन के गिल्टे बरामद किए गए हैं वन विभाग द्वारा। अब इसमें कुछ शंका ये जताई जा रही है कि ये वन निगम के लॉट से आए हैं, तो इसलिए इनको आज जांच के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। वन विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है और मैं भी वन निगम की लॉट्स में इसको जांच करने के लिए आया हूँ। जांच के बाद अगर वास्तव में ये वन निगम की लॉट से आया है तो जो कर्मचारी इसके दोषी है निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को नारसन बॉर्डर पर चेकअप किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट आने तक उन्हें उनके घर में 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से आए एक परिवार को भी मेडिकल जांच के बाद मंगलौर में उनके घर में होम क्वारंटाइन किया गया। इस परिवार में दंपति के साथ साथ उनके 2 बच्चे भी हैं, जो अलग एक कमरे में रहकर अपना 14 दिनों का होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि वह एक कमरे में अपना पूरा दिन काटते हैं और रात में सोते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। साथ ही घर के सभी कामकाज वह करके अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। बच्चे भी हर तरह का खेल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं। उनकी बेटी भी रस्सा कूद अपने आप को व्यस्त रखती है। हम अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन परिवार वालों का भी ख्याल रखते हुए, उनसे दूरी बनाए हुए रखते हुए हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। हम 14 दिन के लिए क्वारंटीन घर में हैं। हम 14 की जगह 16 दिन रहेंगे। डॉक्टर लोगों ने हमारे से निवेदन किया है, आप घर से 14 दिन के लिए बाहर ना निकले। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। इस बीमारी की कड़ी को तोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और टीवी पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ताज़ा मामला रुद्रपुर विकास भवन का है, जहां विकास भवन का कर्मचारी मास्क को जेब में रखकर घूमता दिखाई दिया और विकास भवन में बनी कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा था, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित अपने केबिन में सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे। उन्होंने कर्मचारी और क्वारंटीन संचालिका को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करते हुए दोनों का 500 रुपये चालान काट दिया और आगे लापरवाही करने और पकड़े जाने पर चालान की रकम दोगुनी करने की बात कही। सामाजिक प्लेसेस पे और कार्यालयों में मास्क पहन के रखना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। और जो इसका पालन नहीं करेगा उस पर हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि उन पर चालान का फाइन काटा जाएगा। 2 बार करने पर चालान की मात्रा बढ़ा दी जाएगी और अगर फिर से उनके द्वारा इसको रिपीट किया जाता है तो फिर उन पर मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान रखा गया है। सीमांत खटीमा नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 9 में 2.5 वर्षीय बालक की मच्छर मार दवाई पीने से मौत हो गई। मामले में परिजनों द्वारा बताया गया कि खेल खेल में घर में पड़ी ऑल आउट के लिक्विड हाथ आने पर बच्चे ने सेवन कर लिया, जिससे बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। साल का था, खेल रहा था और खेलते खेलते उसने एक लिक्विड ले लिया था मच्छर मारने वाला और उसको खोल के उसने पी दिया। उसके बाद हमने उल्टी भी कराई थी उसके परिवार ने और उसके बाद तुरंत ही लेके इस तरह हॉस्पिटल भागे। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया था, क्या नाम, वहाँ रुद्रपुर के लिए, रुद्रपुर से रेफर किया उन्होंने हल्द्वानी के लिए और बच्चा बचा नहीं पाया। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।